नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, उसमें हमने विकारी शब्द इससे पहले कर लिए थे और आज हम करेंगे अविकारी शब्द। आज हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। देखो भी, अविकारी शब्द की बात करते हैं। देखो, विकारी शब्द वो थे जिनमें परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा था? यानी कि लिंग, वचन, पुरुष व कारक इनके अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था। वो तो क्या थे? विकारी शब्द थे। लेकिन जब परिवर्तन नहीं होगा तब वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्द को एक अन्य नाम से जाना जाता है जो कि अव्यय होता है। ठीक है भी, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। इस अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय से बना है। व्यय का अर्थ क्या होता है भी? खर्च करना। हम किसी चीज को खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। और इसके आगे क्या लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब अ उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं। तो यानी कि नहीं खर्च करना। इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो नहीं खर्च करना। तो इस अवयव का अर्थ हो जाएगा नहीं खर्च करना। ठीक है भी, अविकारी शब्द यानी कि इसको अवयव कहा जाता है। इनमें लिंग, वचन, पुरुष व कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बनानी चाहेंगे तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि वे शब्द जो लिंग, वचन, यानी कि इसी को परिभाषा बना देंगे हम। वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष व कारक के अनुसार नहीं बदलते, नहीं बदलते वह अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा हम इसके अर्थ से ही निकाल लेंगे भी। विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। और अविकारी का अर्थ क्या हो जाता है? जिसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तन। और अवयव का अर्थ देखेंगे, अवयव यानी कि अ उपसर्ग लगा हुआ है। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च। और अ का अर्थ नहीं, यानी कि ऐसे शब्द जिसको हम खर्च नहीं कर सकते। देखो, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं बात करूं कि राम तेज दौड़ता है। ठीक है भी। दूसरा वाक्य मैं लिखूं, सीता तेज दौड़ती है। ठीक है भी, दौड़ती है। अब मैं बात करूं, बालक तेज दौड़ रहे हैं। देखो भी, हम व्याकरण का कोई सा भी टॉपिक करेंगे, जब तक हम उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक वो हमारी समझ में नहीं आएगा। हम देखते हैं कि ये तेज शब्द सारों में लगा हुआ है। देखो, यहाँ राम क्या है भी? हमें पता है कि राम क्या है? करता है। और ये दौड़ना क्या है भी? क्रिया है। ठीक है, देखो, राम पुरुषवाचक है, यानी कि पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और इसी के अनुसार क्या है? हमारी क्रिया आई हुई है। तो ये तेज शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ क्या है? सीता स्त्रीलिंग है, और इस स्त्रीलिंग के अनुसार ही हमारी ये क्या है? क्रिया है। तो इस तेज शब्द में फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? बहुवचन है, और इसी के अनुसार क्या है? ये क्रिया आई हुई है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यही क्या है? अविकारी शब्द है। इसी को क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष या कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं।
ये इसकी क्या थी, परिभाषा थी, जो मैंने आपको उदाहरणों के जरिए बता दिया है। देखो भी क्रिया बदलती रहेगी, कर्ता बदलता रहेगा, लेकिन ये शब्द नहीं बदलेंगे। ठीक है भी। अब क्या है कि इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके भी क्या है, 4 भेद होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, 4 पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे हमने देखा था, संज्ञा पढ़ी है, उसमें सर्वनाम भी हमने की है, उसमें विशेषण भी किया है हमने उसमें, और एक क्रिया है जो बाकी है, वो हम आगे करेंगे। तो ये तो क्या थे भी, विकार, यानी कि विकारी शब्द थे। अब अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, इसमें एक तो आ जाता है भी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 2 क्या है भी, समुच्चय, समुच्चय बोधक, यानी कि समुच्चय बोधक। ठीक है भी। नंबर 3 क्या है भी, संबंध बोधक, यानी कि संबंध बोधक। और नंबर 4 इसमें आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि ये 4 प्रकार हैं। एक प्रकार आपको और मिलेगा, वो है निपात। देखो ये भी क्या है भी, अवयव है, लेकिन ये इस अविकारी शब्द के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाता, इसको अलग से पढ़ा जाता है। अगर अविकारी शब्द के कहीं भेद पूछे जाते हैं तो भेद कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक है भी। इसमें क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, और विस्मय बोधक हो गया, और निपात ये अलग से है। ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। देखो भी क्रिया विशेषण, ये किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की बताएगा। क्रिया की विशेषता बताएगा। समुच्चय बोधक यानी कि जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम। किसको जोड़ेगा, 2 वाक्यों को जोड़ेगा, 2 शब्दों को जोड़ेगा, 2 शब्दों को अलग भी कर सकता है, एक शब्द भी आ सकता है जोड़ने के लिए, और 2 शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये संबंध कारक है भी, का, के, की, यानी कि संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ में क्या संबंध है उसको बताएगा, संज्ञा का है या सर्वनाम का है। और उसके बाद में विस्मय, यानी कि ये क्या होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले शब्द होते हैं, जो इसकी ये पहचान है, इसी के अनुसार इसको जाना जाता है। निपात क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में आते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके ऊपर बड़ा जोर आता है, यानी कि जब उसको बोलते हैं। ये हम आगे करेंगे। अब सबसे पहली बात करेंगे हम क्रिया विशेषण की। ठीक है भी। देखो अब तक हमने जो विशेषण में पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, उसके बाद में इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो हमने ये पढ़ा था कि संज्ञा, इसकी भी क्या विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं भी, हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताएगा विशेषण है। फिर हम बात करेंगे सर्वनाम, जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो भी क्या है, विशेषण है। फिर हमने पढ़ा था विशेषण की विशेषता बताएगा, यानी कि जो विशेषण है उसी की विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है। और अगर कोई क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्रिया विशेषण, विशेषण कहलाएगा। ठीक है भी। अब इसकी पहचान कैसे होगी भी, क्रिया विशेषण कौन सा होगा। देखो ये कह रहा है कि क्रिया, अगर क्रिया से पहले लगा होगा तो क्रिया विशेषण है, अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगा होगा तो वो क्या है, विशेषण है, और अगर विशेषण से पहले लगा हुआ है तो वो प्रविशेषण है। हम एक वाक्य से इसको हल करते हैं सारी चीज़ों को। मैं ये कहूँ कि चालाक बालक, चालाक बालक बहुत तेज बोलता है, तेज बोलता है। ठीक है भी। हमने एक वाक्य लिखा कि चालाक बालक बहुत तेज बोलता है। ठीक है। तब इसमें ये क्या है भी, ये क्या बोलना क्या है, क्रिया है।
तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है भी? क्रिया विशेषण है। ये बहुत शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस तेज की बता रहा है। देखो, जब क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द की जो विशेषता बताता है वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है, उसको हम प्रय विशेषण नहीं कहेंगे। इस बात को हमने याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जहाँ क्रिया विशेषण शब्द आता है, क्रिया विशेषण शब्द की जो विशेषता बताता है वो भी क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण ही कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है भी? इस बालक की क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये क्या है? ये तो विशेषण है भी, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है हमें? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और क्रिया की शब्द कौन सा बता रहा है? तेज बता रहा है। और उस तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द बता रहा है। तो ये दोनों किस में आएंगे? क्रिया विशेषण में ही आएंगे। मान के चलो ये वाक्य आता है कंपटीशन में, जहाँ किसी एग्जाम के अंदर, और इस बहुत शब्द को अंडरलाइन करके हमारे ऑप्शन में दिए जाते हैं ये चारों, तो हम इसको प्रय विशेषण नहीं करेंगे, ये क्रिया विशेषण ही रहेगा। क्योंकि जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसकी विशेषता बताने वाले भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। और ये बालक क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अगर मैं इसके आगे बहुत शब्द लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? प्रय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो इस बात को हमने याद रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है भी। अब इसके बाद में बात करेंगे कि जो क्रिया विशेषण होता है इसके कितने भेद होते हैं। इनकी भेदों की बात करेंगे हम। इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है भी कालवाचक। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भी। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भी। और नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 है भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भी। ये 4 इसके क्या हैं? भेद हैं। किसके भेद हैं ये? क्रिया विशेषण के। कि कालवाच्य क्रिया विशेषण, स्थानवाच्य क्रिया विशेषण, परिमाणवाच्य क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो भी, इनके नाम से इनकी पहचान होती रहेगी। ठीक है भी। काल क्या होता है? समय। किसकी बात करेगा भी? समय की। समय की बात कैसे करेगा? कि जो क्रिया हो रही है वो कौन से समय में हो रही है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगा, मैं कल जयपुर जाऊँगा। ठीक है भी। तो इसमें कल शब्द क्या है? किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। ठीक है। मैं आज घर पर ही हूँ, मैं आज घर पर ही हूँ। ये किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। जहाँ समय की बात होगी, यानी कि जो क्रिया किस समय हो रही है, जब वो क्रिया का समय बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है भी। काल का अर्थ क्या है? समय। यहाँ समय की बात होगी तो वो क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब बात करते हैं दूसरी क्या है भी? स्थान। भी किस स्थान पर हो रही है, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका स्थान क्या है। जैसे ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहाँ है। ये सारे के सारे शब्द जब क्रिया के साथ लगते हैं तो वो किसकी बात करेंगे? स्थान की। हम बात करें कि आप यहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ बैठें, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि आप यहाँ बैठें। ठीक है। बैठना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ शब्द क्या है? स्थान की बात कर रहा है। ठीक है। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? तो ये कहाँ शब्द क्या है? स्थान की बात कर रहा है।
जहाँ पर क्रिया से संबंधित स्थान की बात की जाएगी तो वो क्या होगी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखो समय की बात करेगा कि क्रिया जो समय को दर्शा रही है तो वो क्या है, कालवाचक है। अगर स्थान की बात करेगा तो वो क्या है, स्थानवाचक है। अब नंबर 3 हम बात करते हैं परिमाण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा, कि जो क्रिया हो रही है वो कितनी मात्रा में हो रही है। हम बात करें कि आप बहुत धीरे धीरे, आप बहुत धीरे धीरे, नहीं भाई धीरे धीरे नहीं है, धीरे धीरे शब्द तो रीतिवाचक में चला जाएगा। आप बहुत कम बोलते हो, बोलते हो। देखो ये कम शब्द क्या है, बोलना क्या है, क्रिया है, तो कम क्या है, उसकी मात्रा है। कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ठीक है, कुछ है, वो सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाण यानी कि मात्रा के अंतर्गत आते हैं। कि जो क्रिया हो रही है उसकी मात्रा क्या है। आप यानी कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत पानी पीऊँगा, तो ये बहुत शब्द क्या है भी, परिमाण यानी कि मात्रा है। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, मुझे थोड़ी चाय चाहिए, तो ये चाय की क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। जहाँ पर क्रिया की मात्रा बताई जाएगी वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। ठीक है, यहाँ मात्रा की बात करेंगे तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। अब बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग। रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग। जो हम पहले वाक्य लिख रहे थे वो इसी के अंतर्गत आता है। हम वाक्य लिख रहे थे, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है भी, तो ये बहुत शब्द क्या है, मेरे चलने के तरीके को बता रहा है, ढंग को बता रहा है। हम ये कहें कि सीता मधुर गाती है, सीता मधुर गाती है, मधुर गाती है। ठीक है, ये बहुत ये धीरे धीरे शब्द है, ये इसको क्या बता रहा है, इसका तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है अभी। ठीक है, और ये बहुत शब्द भी क्या है, क्रिया विशेषण है। हमने बहुत अंडरलाइन किया था, बहुत नहीं है, ये धीरे धीरे शब्द है। तो यानी कि ये चलने का क्या बता रहा है, ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है। उसी प्रकार से ये जो गा रही है वो कैसे गा रही है, मधुर गा रही है, यानी कि उसके गाने का क्या बताया जा रहा है, ढंग बताया जा रहा है, यानी कि तरीका बताया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखो भी, अविकारी शब्द हैं, अवयव हैं, इसके 4 भेद होते हैं। उसके बाद में हमने क्रिया विशेषण पढ़ा है। पहला, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें किसकी बात करेगा, समय की बात करेगा। स्थानवाचक में किसकी बात करेगा, स्थान की बात करेगा। और परिमाणवाचक में किसकी बात करेगा, मात्रा की बात करेगा। और रीतिवाचक में किसकी बात करेगा, ढंग की बात करेगा, यानी कि तरीका बताएगा कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे संबंधित किससे होंगे, क्रिया से संबंधित होंगे। हम किसी वाक्य को देखेंगे, जब उस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्रिया विशेषण आएगा। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।